इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया तो लोगों ने बोला इनकम टैक्स एक्ट 1961 मतलब इनकम के ऊपर टैक्स लगने वाला है, ऐसा कुछ एक्ट आया है। तो सर किस तरह की इनकम पे टैक्स लगेगा? लोगों ने अलग अलग राय निकालना स्टार्ट कर दी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम। तो अलग अलग लोगों की राय से बचने के लिए डिपार्टमेंट ने बोला रुको रुको रुको, परेशान ना हो बालक, हम हैं और हमने बता दिया है कि कहाँ और कब और किस तरह से आपका इनकम रिकॉग्नाइज होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट ने सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच स्पेसिफाई द मीनिंग ऑफ हेड्स ऑफ इनकम, उसमें बताया गया है क्या मीनिंग है इनकम का और कितने हेड्स हैं। तो हेड्स ऑफ इनकम के लिए बोला डिपार्टमेंट ने कि हाँ यहाँ पे 5 हेड्स ऑफ इनकम है। अगर आप सैलरी कमा रहे हैं तो हम आपसे टैक्स ले लेंगे, अगर आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है तो हम आपसे टैक्स ले लेंगे, अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हो तो हम आपसे टैक्स ले लेंगे, वो इनकम मान ली जाएगी। और अगर आप कैपिटल गेन से इनकम हो रही है तो वो भी आपकी टैक्स हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। बात करते हैं जो चारों पांचों कहीं नहीं है वो कहाँ जाएगी, अदर सोर्सेज के अंदर। तो ये 5वां हेड है अदर सोर्सेज का। तो फर्स्ट वन इज सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। ये 5 हेड्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ने बताया, इनकम टैक्स एक्ट ने बताया कि ये 5 हेड ऑफ इनकम है और इस पर इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा। तो लोगों के मन में दोबारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, क्या होता है बिजनेस और क्या होता है कैपिटल गेन, और अदर सोर्स तो अपने आप में एक अनोखा नाम मिल रहा है, अदर सोर्सेज क्या है ये। तो डिपार्टमेंट वाला बच्चों परेशान ना हो, हम बताते हैं। तो क्या बताया, बोला पहले सुनो समझ लेते हैं। अब आप लोग कहते हैं कि यार विकास डेली आता है कुछ कुछ बताता है इनकम टैक्स के बारे में, बट क्या ये कहीं लिखा है या अपने मन से कुछ कहानी चला रहा है? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ एक्ट में डिफाइंड हो रखा है, वही बात मैं कह रहा हूं। तो कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ये डिफाइन हो रखा है कि हाँ देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। फर्स्ट वन इज सैलरी विच इज फॉल अंडर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 15 के अंदर सैलरी के बारे में बात की गई है। सेकंड वन इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसके बारे में हम सेक्शन 22 के अंदर देखेंगे। थर्ड वन इज प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन विच इज फॉल अंडर सेक्शन 28 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके अंदर बात करेंगे क्या होता है प्रॉफिट एंड गेन और कैसे इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट वन इज कैपिटल गेन विच इज फॉल अंडर सेक्शन 45। इसका मीनिंग 45 के अंदर गिवन है कि क्या होता है कैपिटल गेन, कैसे यहां से इनकम जनरेट की जाएगी। और लास्ट वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जी हाँ दोस्तों, केवल ये 5 ही सेक्शन है, 5 ही सोर्सेज हैं, 5 ही क्राइटेरिया है जहां से इनकम डिफाइंड होती है और यहां से हमारी बनती है ग्रॉस टोटल इनकम। ये पांचों इनकम को ऐड कर देते हैं तो बन जाती है ग्रॉस टोटल इनकम। सर क्या बात कर रहे हो, 5 इनकम बोल दी सर, 5 इनकम मतलब तो बता दो। तो पहला लो सेक्शन 15 ऑफ सैलरी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। 61 में बोला गया, 1961 में जो एक्ट आया हमारे इनकम टैक्स का, उसमें बोला सैलरी मीनिंग जो भी आप पैसा कमा रहे हो अपने एम्प्लॉय से, आपका एम्प्लॉय आपको पैसा देता है। सर एम्प्लॉयर मतलब क्या? एम्प्लॉयर मतलब जो पर्सन आपको अपॉइंट कर रखा है, वेदर यू आर फुल टाइम और पार्ट टाइम एम्प्लॉय, इवन यू आर आर्ली बेस्ड एम्प्लॉय, तब भी आपका जो मिलने वाला पेमेंट है उसे सैलरी ही बोला जाएगा। सर सैलरी मतलब क्या? सर अगर वो मुझे कोई मुझे पेंशन दे रहा है, कोई मुझे कमीशन दे रहा है, कोई मुझे किसी तरह का प्रॉफिट दे रहा है, सेल बेस्ड टर्न बोनस मिल रहा है मुझे, तो उसके वो सैलरी हो जाएगी। सर आप कंफ्यूज ना हो, डिपार्टमेंट ने इसके बारे में बता रखा है। क्या बोला? सैलरी मीन्स सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, पेंशन, एन्युटी, ग्रेचुटी, फीस, कमीशन, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, लीव इनकैशमेंट, एनुअल एक्रेशन, ट्रांसफर्ड बैलेंस इन रिकॉग्नाइज्ड पीएफ अकाउंट एंड कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज पेंशन अकाउंट एटसेट्रा। मतलब सर यही नहीं, और भी बहुत सारी चीज इंक्लूड की जा सकती है, बट फिलहाल के लिए जान लीजिए कि ये कुछ चीजें हैं आपको बता दी। सर ये सभी चीज मिलकर क्या बन जाएगी? सैलरी मीन्स अगर आपको आपके एम्प्लॉय से कुछ भी मिलता है, किसी भी तरह का पेमेंट मिलता है, चाहे वो पेंशन हो, वेजेस हो, सैलरी हो,
ग्रेचुटी हो, कोई किसी तरह का फीस हो, बोनस हो, कमीशन हो, कोई किसी तरह का अलाउंसेस हो, परक्यूजिट्स हो। आपको आपने सुना होगा, आप घूमने के लिए आपके एम्प्लॉयर आपको अब एक कुछ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय घूमने के लिए पैसे दे, जाओ विदेश घूम के आओ। तो ये सारी चीज़ लिव इनकैशमेंट। इसके बाद LTC लीव ट्रैवलिंग कंसेशन अगर एम्प्लॉय देता है। आजकल आपने सुना होगा एक कुछ एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कार दे देते हैं, फ़ोन दे देते हैं, लैपटॉप दे देते हैं, आने जाने का के लिए क्या प्रोवाइड कर देते हैं। सर वो सारे बेनिफिट काउंट होते हैं आर अमाउंट्स टू सैलरी। तो सर सैलरी के लिए इतना अगर ज़्यादा पैसा, सैलरी अपने आप बहुत बड़ा अथाह सागर है, ये बहुत कुछ बताने के लिए मेरे पास सैलरी के लिए। बट अगर मैं केवल सैलरी पर रहूँ तो ये सैलरी मेरा 2-3 घंटे का लेक्चर चले जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, आपका स्लाइड से मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ रेंट की बात कर रहे हो। जी हाँ बिल्कुल, मैं रेंट की ही बात कर रहा हूँ। तो सर मतलब किसी तरह की रेंट हमें मिलती है तो वो हमारी हाउस प्रॉपर्टी इनकम, मतलब हाउस की प्रॉपर्टी को मैं अगर लेट आउट करूँ, मतलब अपनी प्रॉपर्टी किसी तरह की प्रॉपर्टी को लेट आउट करूँ तो मुझे मिलने वाली इनकम क्या रेंट बोली जाएगी? यस सर वो रेंट बोली जाएगी। बट सर इतना सही आप इतना बोल रहे हो, थोड़ा और तो बताओ कुछ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी? तो सर हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स फ्लैट्स, शॉप्स, ऑफिस स्पेसेस, फैक्ट्री सेट्स, कमर्शियल बिल्डिंग, एग्रीकल्चर लैंड एंड फार्म हाउसेस और एनी अदर लैंड और बिल्डिंग विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेट आउट, और इससे मिलने वाला बेनिफिट टू द ओनर। किसी भी तरह से इस मकान मालिक को पैसा मिल रहा है, चाहे आपने उसको टाइमिंग दे रखा है, फॉर लमसम दे रखा है, हो सकता है रेंटल आपका मंथली हो सकता है 4 साल में आप रेंट देते हो। तो वो सब चीज़ काउंट करने के बाद वो सारी चीज़ कहाँ फॉल होगी? वो फॉल होगी आपके सेक्शन 5 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, विच स्पेसिफाई द मीनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दैट इज रेंटल इनकम। थर्ड वन इज सेक्शन 28, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आज के पूरे इकोनॉमी को चलाने वाला सेक्शन है। मीन्स आज के टाइम में हर पर्सन या तो एम्प्लॉय है, या तो बिजनेस करना चाहता है, या किसी तरह का प्रोफेशन होल्ड कर रहा है। तो ये 3-4 कैटेगरी है इस देश को चलाने वाले एम्प्लॉय हैं, और जो एम्प्लॉय को चलाते हैं वो है बिजनेस हाउसेस, वो है प्रोफेशनल्स। तो यस सेक्शन 20 और सेक्शन 28 के अंदर उस बारे में लिखा गया है कि और बिजनेस करें। कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है चलो कुछ बिजनेस या प्रोफेशन किया जाए, बना जाए अंबानी या बना जाए बिल गेट्स। तो सर क्या मीनिंग है? मीनिंग है कि प्रॉफिट और गेन, द प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन, किसी भी तरह का बिजनेस या किसी भी तरह का प्रोफेशन से आ रहा है, विच वॉज कैरिड ऑन बाय द SSC। सर विच वॉज कैरिड ऑन बाय द SSC मीन्स जो एक पर्सन चला रहा है, जो जिस पर्सन की इनकम हो रही है उस पर्सन को SSC बोला जाता है। तो विच वॉज कैरिड ऑन बाय द SSC एट एनी टाइम, किसी भी समय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में, फाइनेंशियल ईयर, हम नॉर्मली इसको फाइनेंशियल ईयर के नाम से जानते हैं। द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द एनी बिजनेस और प्रोफेशन विच वॉज कैरिड ऑन बाय द SSC एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज नोन एज PGBP। PGBP शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, नाम थोड़ा बड़ा इसलिए बोल देते हैं, ऐसा कुछ मैं अपने तरफ से बना के, ये भी लीगल लॉ के अंदर इसके बारे में लिखा गया, PGBP बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन मीन्स, समझ गए आप, ये किसी भी तरह का बिजनेस, किसी तरह का ट्रेडिंग एक्टिविटी हो सकता है, कोई प्रोफेशन हो सकता है, लॉयर प्रोफेशन होता है, डॉक्टर प्रोफेशन होता है। ये प्रोफेशन नॉर्मली समझने के लिए पेशा, एक डॉक्टर है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक अकाउंटेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक टीचर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दे आर प्रोफेशन। और अंबानी साहब जी बिजनेस कर रहे हैं, दे आर, तो वो कुछ अपना सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो बिजनेस में आ जाएगा। तो 2 चीज़ होती है, बिजनेस और प्रोफेशन, सेक्शन 28 के अंदर इस बारे में बोला गया। इसके बाद अब एक नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थोड़ा परेशान हो जाता है, भाई साहब गवर्नमेंट तो हर जगह टैक्स ले रही है, अब क्या करें, अब कैसे चलाएं अपनी जीविका, कैसे करें? हमने पढ़ लिख के जॉब स्टार्ट किया, जॉब हुआ तो लोग गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया। अब वहाँ पर टैक्स लेने के बाद मैंने सोचा चलो कुछ काम करते हैं, एक काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, अपना घर जो पड़ा उसी को रेंट पे दे देते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला रेंटल इनकम में टैक्स ले लेंगे सर आपसे। अब टैक्स बचाने के चक्कर में मैं थोड़ा आगे बढ़ा
कि चलो आप बिजनेस कर लेते हैं या कुछ प्रोफेशन कर लेते हैं, ट्यूशन पढ़ा लेते हैं बच्चों को, स्कूल में पढ़ा देते हैं, खुद पढ़ाते हैं टीचर बन के बच्चों को। तो गवर्नमेंट ने बोला सर यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। अब एक एसएससी को आया गुस्सा, यार करूँ तो करूँ क्या, पैसे कैसे कमाऊँ और टैक्स भी ना देना पड़े। तो एसएससी सोचा चलो मेरे पास पुरखों की ज़मीनें हैं, मेरे पास कुछ कैपिटल एसेट्स हैं, चलो क्यों ना उस एसेट को बेचा जाए और पैसा कमाया जाए। कुछ लैंड हमने खरीदी थी 4 लाख रुपए की, जिसकी वैल्यू आज 4 करोड़ रुपए हो रखी है। आओ उसको बेचे और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए और इस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगा। तो सर आप बड़ी भूल में हो, गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स लेती है। मीन्स मेरा वेरी नेक्स्ट सेक्शन 45, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, मतलब any profit or gain arising on transfer of capital asset affected in the previous year shall be chargeable to income tax under the head capital gain and shall be deemed to be the income of the previous year in which such transaction took place। मीन्स किसी भी तरह का एसेट को आपने ट्रांसफर करने से प्रॉफिट कमाया है, मतलब एसेट मतलब कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से प्रॉफिट कमाया है, तो वहां से मिलने वाला गेन के ऊपर टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 45 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। अंडर सेक्शन 45 विच टॉक्स अबाउट विच रेफर्स टू इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये किसी भी तरह कैपिटल एसेट आप ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर से आपको या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है। लॉस होता है उसका बेनिफिट होता है, बताऊंगा आपको फ्यूचर में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या अगर आपकी डिमांड होगी तो उसके हिसाब से मैं देख लूंगा। बट येस लॉस पे भी, लॉस की हम प्रॉफिट लॉस को भी अपने प्रॉफिट बदल सकते हैं। तो एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ द एसेट अफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन एंड शैल बी डीम्ड टू बी इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच ट्रांसफर टू प्लेस। हाँ लेकिन यहाँ पे कुछ बेनिफिट भी होते हैं, कुछ एग्जाम्स, कुछ डिडक्शन भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कर रखे कि आप ये काम करो, कुछ घर बेचा है आपने तो उस पर टैक्स लग सकता है, तो एक काम करो दूसरा घर खरीद दो, टैक्स नहीं लगेगा आपको। तो सर आप बार बार कह तो रहे हो कैपिटल एसेट पे, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट? तो कैपिटल एसेट तो ये देखो, ये क्या है सर? लैंड। ये क्या है सर? ये बिल्डिंग है। ये क्या है सर? पुरखों की जायदाद है सारी। गोल्ड। मतलब किसी भी तरीके का लॉन्ग टर्म एसेट, वेदर इट इज मूवेबल और इमूवेबल, वेदर इट इज टेंजिबल और इनटेंजिबल, हो सकता है सर। इक्विटी शेयर, बॉन्ड्स, ये सब भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, कैपिटल एसेट की कैटेगरी में। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कैपिटल एसेट के अंदर फॉल होती है। बट ये सारी चीज़ों को ट्रांसफर करने से होने वाला प्रॉफिट को हम टैक्स लगाते हैं, वो इनकम चार्जेबल होती है अंडर द इनकम टैक्स 1961, वो होती है कैपिटल गेन के अंदर। इसके बाद सर अब वो परेशान हो गया वो एक साधारण देशवासी। सॉरी इसमें सबकी बात नहीं कर रहा हूं, केवल समझाने के लिए कहानी बना रहा हूं छोटी सी। फिर लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं आओ कुछ ऐसा काम करें जो कहीं नहीं लिखा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहीं नहीं लिखा, मतलब आओ सर मेरे पास जो पैसे पड़े थे बैंक में डाल दिए जाएं और बैंक से इंटरेस्ट कमाया जाए। आओ सर जो पैसे पड़े हैं उनका एफडी करा दी जाए या आरडी करा दी जाए और वहां से पैसे कमाए जाएं। और उस पर तो वो ना सैलरी है, ना रेंटल इनकम है, ना ही वो मेरे लिए बिजनेस इनकम है, और कैपिटल गेन का सवाल ही नहीं उठता सर। तो डिपार्टमेंट ने बोला रुको, यहाँ पे हमने कुछ बना रखा है। क्या बना रखा है सर आपने? सर इनकम ऑफ एवरी काइंड विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर एनी ऑफ द हेड, मतलब जिस भी हेड की हमने पहले बात की है उन सब में नहीं आया किसी भी तरह का इनकम, मतलब कोई भी इनकम है जो पहले चार्ज नहीं किया, ना ही सैलरी में, ना ही हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, ना ही पीजीबीपी के अंदर, ना ही कैपिटल गेन के अंदर, तो वो इनकम चार्जेबल होगा अंडर सेक्शन 56। दैट इज मीनिंग ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इट इंक्लूड्स डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, गिफ्ट्स, लॉटरी, फैमिली पेंशन, अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम एटसेट्रा। तो सर ये कुछ इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर मिलता है, आपको पता होगा, गिफ्ट्स, लॉटरी। ये देखो अंडर द टेबल, ओवर द टेबल, कोई ऐसी इनकम जो अनडिस्क्लोज
जिसका सोर्स अनडिस्क्लोज हो। आपने सुना होगा बहुत से छापे पड़ते हैं हमारे देश के अंदर अलग अलग लोगों के ऊपर। तो छापे में जो पैसा मिलता है उसको कुछ एसएससी डिस्क्लोज नहीं कर पाता उसका सोर्स कि वो पैसा आया कहाँ से, तो गवर्नमेंट उस पैसे के ऊपर भी टैक्स लगाती है, उस इनकम के ऊपर भी टैक्स लगाती है, और वो उसके लिए सेक्शन बना रखा है सेक्शन 56। बैंक में हम एफडी करा देते हैं, आरडी करा देते हैं, सेविंग बैंक के अंदर अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है। आजकल बहुत सारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स सिक्योरिटीज के आ चुके हैं जिसके अंदर हमें इंटरेस्ट मिलता है अच्छा खासा, तो वो भी टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 56। लॉटरी सर कहीं नहीं मिला, आओ सर जुआ खेलें, लॉटरी खेलें, गैम्बलिंग करें, सर चोरी करें, सर क्या बात कर रहे हैं चोरी, यस सर, किसी भी तरह की अनडिस्क्लोज इनकम है तो टैक्सेबल तो यहीं पे होनी है ना। अगर आपके घर में पैसा पकड़ा गया और आपने चोरी किया था वो पैसा, और बाद में बोलो सर पैसा कहाँ से, आपको जवाब नहीं दे पा रहे, तो पैसा कहाँ टैक्सेबल होगा सेक्शन 56 के अंदर सर। सेक्शन 56 बहुत ही बढ़िया सेक्शन बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डिपार्टमेंट ने, और सभी तरह की इनकम यहाँ पर टैक्सेबल की जाती है। तो सर ये 5 सोर्सेस हमने पढ़े, 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़े। फर्स्ट वन इज सैलरी, सेकंड वन इज हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड वन इज पीजीबीपी, फोर्थ इज कैपिटल गेन एंड फिफ्थ इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर पांचों हेड को जोड़ के बनता है हमें टोटल इनकम। नहीं सर अभी कहाँ टोटल इनकम, अभी तो कुछ और है सर, ये पांचों हेड को मिलकर बनता है ग्रॉस टोटल इनकम। तो ये है ग्रॉस टोटल इनकम जिसका मीनिंग है सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। ये पांचों इनकम को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाता है हमारा ग्रॉस टोटल इनकम। और इसी ग्रॉस टोटल के अंदर हम जो एप्लीकेबल डिडक्शंस है दोस्तों, वेरी नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आ रही है डिडक्शन के ऊपर ही आ रही है, तो ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर हम डिडक्शन लेस करते हैं तब आता है हमारा टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम, और उस पर टैक्स लगता है।